अपना एटॉमिक फिजिक्स शुरू करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। ठीक है, तो हमने डायोड के बारे में पढ़ा था और कलर रजिस्टर कोडिंग के बारे में पढ़ा था। कलर रजिस्टर कोडिंग तो बड़ी सिंपल सी थी, आई थिंक आपको समझ में आगे से कर लिया था काम। डायोड के बारे में हमने एज अ स्विच पढ़ा था कि एक ऐसी डिवाइस है जो सिर्फ वन साइडेड करंट को अलाउ करती है और डबल साइडेड में करंट को अलाउ नहीं करती, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। जबकि जो सिंबल आपके सामने बना हुआ है डायोड का, वो कुछ इस तरह से है कि एक एरो की बनी हुई होती है। ये इट लुक्स लाइक दिस। नेगेटिव साइड इज दिस बार साइड एंड पॉजिटिव साइड इज दैट ट्राइंगल साइड। ये सिंबल याद रखना होता है। और आपको जो इसका ग्राफ है, करंट वोल्टेज ग्राफ, ये बनाना आना चाहिए, या आप कह लो स्केच करना आना चाहिए। वैल्यूज का कोई टेंशन नहीं। तो जब इसका करंट और वोल्टेज ग्राफ बनाते हो इस तरह से कि डायोड अगर फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट करे। अच्छा, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या थी? फॉरवर्ड बाइसिंग ये थी कि डायोड की प्लस साइड सोर्स की प्लस साइड से कनेक्टेड हो और डायोड की माइनस साइड जो है वो सोर्स की माइनस साइड से कनेक्टेड हो। तो आप ये वाला ग्राफ आपको मिलता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि ग्राफ ओरिजिन से शुरू होता है, लेकिन ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन नहीं जाता। एज ओमिक कंडक्टर्स इट डजंट गो लाइक दिस, इट गोज ऑन स्लाइटली बाय ट्रेलिंग एट ओरिजिन। थोड़ी सी ट्रेल बनाई हुई है आपने, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दैट्स द ट्रेल हियर, एंड देन इट इंक्रीजेस, एंड देन इट इंक्रीजेस एट अ वेरी ड्रास्टिक रेट। तो हम ये कहते हैं कि जो बेसिकली डायोड का वर्किंग वोल्टेज होता है, या जहाँ पे डायोड एक्यूरेटली काम करती है, वो बहुत कम होता है। वो ये होता है यहाँ, इसके बाद जहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये एक्सपोनेंशियली आगे जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, यहाँ पे डायोड खराब हो जाती है। डायोड हैज बीन डैमेज्ड। डायोड इतना ज्यादा वोल्टेज जो है वो बेयर नहीं कर सकती, बहुत सेंसिटिव डिवाइस होती है। कहा यह जाता है कि डायोड कैन ऑलमोस्ट राउंड अप टू 0.7 टू 1.4 वोल्ट्स, इसके आसपास डायोड का ऑपरेशनल वोल्टेज होता है। इससे ज्यादा डायोड बेयर नहीं कर सकती, डायोड मेल्ट कर जाती है, जैसे फ्यूज खराब हो जाता है। लेकिन अगर डायोड रिवर्स बायसिंग में कनेक्टेड हो तो क्या होता है? तो करंट, जैसे हमने पढ़ा था, करंट पास नहीं होना चाहिए, करंट पास नहीं होता एट अ वेरी हाई वोल्टेज रेट। यानी कि जितना भी आप वोल्टेज इंक्रीज कर लें, इनिशियली करंट पास नहीं होगा। लेकिन अगेन जब डायोड खराब हो जाएगी, अपनी रेंज से बाहर चली जाएगी, टू मच वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में, तब डायोड का यहाँ पे भी मेल्ट डाउन हो जाएगा और डायोड यहाँ पे भी फिर एज अ कंडक्टर बिहेव करेगी, खराब हो जाएगी, एज अ स्विच बिहेव नहीं करेगी, जबकि उसको एज अ स्विच बिहेव करना चाहिए। स्विच बिहेव करने का क्या मतलब है? अगर हम इसे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज देते हैं तो ये इसे डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करे और सिर्फ वन साइडेड करंट जो है वो हमें आउटपुट पर डिलीवर करे, आइदर पॉजिटिव और ओनली आइदर नेगेटिव। ये बताएं, ये बात समझ में आती है? यस। देन हमने जो यहाँ पे रेक्टिफायर सर्किट बनाया हुआ है, ये बेसिकली आपको बनाना नहीं है, तो सबसे पहली चीज तो आप परेशान नहीं हो कि ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ समझाने के लिए। और इस रेक्टिफायर सर्किट में हमने कनेक्ट की हुई है टोटल 4 डायोड्स। डायोड 1, डायोड 2, डायोड 3, डायोड 4। और किस तरह से कनेक्ट की हुई है कि डायोड 3 और डायोड 4 सीरीज में कनेक्टेड, और डायोड 2 और डायोड 1 भी अगेन सीरीज में कनेक्टेड, डायोड 2 और डायोड 4 भी अगेन सीरीज में कनेक्टेड। तो 1 और 3 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, और 2 और 4 दे आर ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, इस सर्किट का फायदा क्या होता है? इस सर्किट का फायदा ये होता है कि अगर हम एक कंप्लीट एसी वेव आउटपुट पे जनरेट करना चाहें, दैट मीन्स कि अगर हमने फॉर एग्जांपल इस तरह की वेव इसको दी है और हम ये कहते हैं कि भाई एक डायोड हमने यूज की थी लेट से, तो हमें कभी करंट मिलता है, कभी नहीं मिलता, फिर मिलता है, फिर नहीं मिलता। तो इसमें यह कि करंट बेसिकली इज लॉस्ट। करंट, व्हाई इज दिस करंट लॉस्ट? करंट इज लॉस्ट बिकॉज ये वाला जो करंट है जहां पे डायोड ने हमें आउटपुट पे डिलीवर नहीं किया कुछ, ये वाला जो इलाका है, यहाँ वाला करंट हम एसी जनरेटर से बना तो रहे हैं, लेकिन हमें जो है वो आउटपुट पे मिल नहीं रहा। तो फिर इसको बनाने का क्या फायदा था? या आप ये कह लो कि अगर हमने सिर्फ नेगेटिव साइड का करंट ऑब्टेन किया है तो पॉजिटिव साइड वाला करंट लॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, समथिंग लाइक दिस हैपेंस, इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंस,
तो फिर ये भी जो है वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ये वाला करंट सारा लॉस हो गया हमारा। तो जनरेटर चला रहे हैं पूरा साइकिल और करंट ऑब्टेन कर रहे हैं आधा साइकिल, तो ये इट इज काइंड ऑफ हैविंग अ लॉस सिचुएशन। इट इज नॉट बेसिकली गुड सिचुएशन वेयर यू आर वेस्टिंग एनर्जी। वाई? बिकॉज जनरेटर अगर पूरा चला रहे हैं और जनरेटर के अंदर पेट्रोल डल रहा है या फ्यूल डल रहा है और उसके हाफ साइकिल हम यूज करते हैं, हाफ यूज नहीं करते, तो एक्चुअली इस तरह से तो पावर बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी, हमें बहुत महंगा होगा, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारा इतना ज्यादा नुकसान हो, तो हम क्या करते हैं, तो हम एक ऐसा सर्किट बनाते हैं जो जनरेटर के पूरे साइकिल के ऊपर, पूरे कंप्लीट वेव साइकिल के ऊपर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव काम करे और हमें हमेशा आउटपुट पे करंट डिलीवर करे और कोई जरा सा भी वेस्ट ना हो। दैट इज वेयर दिस काइंड ऑफ rectifier kicks in, bridge full wave rectifier. So now we don't use one diode, we use multiple diodes. So as you can see here, चार diodes हमने लगाई हुई हैं। इसका हमें फायदा क्या मिलता है? इसका हमें फायदा मिलता है, अब ध्यान से याद रखिए, आप इनपुट पे जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तब भी आउटपुट पे करंट मिलेगा, और आउटपुट पे जब इनपुट पे जब नेगेटिव साइकिल आएगा तब भी हमें आउटपुट पे करंट मिलेगा। तो एग्जैक्टली नन ऑफ द करंट्स इट गेट्स वेस्टेड आउट। करंट मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, जाया कुछ भी नहीं होगा। तो इस सर्किट का सबसे ज्यादा जो अच्छा फायदा है वो ये है। ये बताइए, ये बात समझ में आती है? सर दोनों साइड्स पे कैसे मिलेगा, ये बात रिपीट हाँ, करना। ये इसके ऊपर तो आते हैं, लेकिन आप ये बताएं, आपको ये बात समझ में आती है कि मिलेगा क्या, इसका फायदा जी। क्या है? ये तो अभी जी। डिबेटेबल है, डिस्कशन करना है कि भाई कैसे मिलेगा, तो नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इसका जो फायदा है वो ये है कि हमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन मिल जाएगी, हमें सारा करंट जो है वो नेगेटिव पे कोई भी वेस्टेज नहीं मिलेगा। अब आप नोट करें कि ऐसा होगा कैसा, हाउ वुड दिस बी पॉसिबल? तो दिस वुड बी पॉसिबल हियर बिकॉज जब फॉर एग्जांपल अब हम इसको शुरू कर लेते हैं, लेट से हमारे पास पॉजिटिव साइकिल वाला करंट आता है। तो अगर पॉजिटिव साइकिल वाला करंट यहाँ आता है, तो आप नोट करो, अब इस फिगर को देखो, तो ये वाली जो डायोड है इसकी प्लस साइड है, राइट? और डायोड D3 की नेगेटिव साइड है। तो जब पॉजिटिव साइकिल वाला करंट आता है तो बेसिकली डायोड D1 क्या होगी? फॉरवर्ड बाइस होगी। और डायोड D3 क्या होगी? रिवर्स बाइस्ड होगी। तो अब आप मुझे बताओ करंट का पैसेज कहाँ से होगा? D1 से अलाउ होगा या D3 से अलाउ? D1 से। D1 से अलाउ होगा, जबरदस्त। तो करंट इजीली यहाँ से फ्लो कर जाएगा। जब वो यहाँ से फ्लो करेगा फिर आप आगे जाओगे इस पॉइंट पे, तो फिर दो ऑप्शन है उस करंट के पास। यहाँ पे जाना चाहेगा अगर डायोड D4 पे, तो वो करंट पॉजिटिव है, जबकि साइड नेगेटिव है तो नहीं जा सकेगा क्योंकि रिवर्स बाइसिंग होगी। लेकिन वो यहाँ से जाना चाहेगा तो वो जा सकेगा और इस पूरी ट्रेजेक्ट्री को कंप्लीट कर लेगा थ्रू दिस पैसेज। तो जो अब आपको नजर आ रहा है इसमें बना हुआ होगा ग्रीन कलर की जो डायोड्स बनी हुई थी, वो वर्किंग कंडीशन में होंगी। अब मैं अगर आपको दिखाऊं ऐसे, ध्यान से देखें, तो ये जो ग्रीन कलर की डायोड्स हैं ये वर्किंग कंडीशन में, ये वर्किंग कंडीशन में, तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि हमें आउटपुट पे करंट मिल जाएगा, विच यू कैन सी हियर। ये जो एग रोल हो रहा है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि पॉजिटिव साइकिल में। तो जब पॉजिटिव साइकिल का करंट हमारे पास आया है तो व्हाट हैज हैपेंड, डायोड D1 एंड D2 अलाउड करंट, और ग्रीन डायोड्स अलाउड करंट टू फ्लो। दैट इज व्हाट यू ऑब्टेन्ड हियर। बात समझ में आई? अब दूसरी बात क्या है, जब नेगेटिव साइकिल का करंट आएगा तो क्या होगा भाई? जब नेगेटिव साइकिल का करंट आएगा तो ये होगा कि इस पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे नेगेटिव करंट है, ठीक है, बना लेते हैं नेगेटिव करंट। तो अब डायोड्स जो फॉरवर्ड बायस्ड होंगी वो डिफरेंट डायोड्स होंगी। तो नेगेटिव करंट आएगा तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस नहीं होगी, ये तो रिवर्स बायस हो जाएगी, यानी कि यहाँ करंट नहीं जा सकेगा। लेकिन डायोड D3 जो कि ओरिजिनली रिवर्स बायस थी वो क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड बायस। और यहाँ पे बड़े आराम से क्या कर सकेगा? करंट फ्लो कर सकेगा। और फ्लो करने के बाद डायोड का D3 का पैसेज होगा, रेजिस्टेंस का पैसेज होगा, और D4 का पैसेज होगा। तो फिर इस डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा। ये बताएं, ये बात समझ में आती? यस। तो हेयर इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन कि भाई अब क्यों ऐसा हो रहा है, पहले ऐसा क्यों नहीं हो रहा था, अब इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मल्टीपल डायोड्स हैं। तो जब प्लस वेव आती है तो डायोड D1 और D2 फॉरवर्ड बायस होती हैं। जब नेगेटिव वेव आती है तो डायोड D3 और D3 और हाँ D4 फॉरवर्ड बायस होती हैं। तो हर एक वेव के लिए कोई पेयर ऑफ डायोड जैसा अवेलेबल है हमेशा जो फॉरवर्ड बायस है। जब डायोड D1 और D2 फॉरवर्ड बायस हैं तो D3 और D4 रिवर्स बायस हैं। जब डायोड D1 और D2 रिवर्स बायस हैं तो D3 और D4 फॉरवर्ड बायस हैं।
तो जब ये फॉरवर्ड बायस है, बड़े आराम से हमें सर्किट में क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है, और अक्रॉस दी वेव हमें रेक्टिफिकेशन मिल रही है। हमें हाफ वेव और लॉस्ट वेव नहीं मिल रही है, हमारा एनर्जी लॉस जरा भी नहीं हो रहा है, हमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन मिल रही है। ये बताएं, ये बात समझ में आती है? यस। तो ये एक पहली चीज है जो रेक्टिफिकेशन में आपको पढ़नी चाहिए थी आपके सिलेबस में। आपको कभी ये मत सोचिएगा कि ये डायग्राम बनाने के लिए आ जाएगी, डायग्राम बनाने के लिए कभी भी नहीं आएगी। आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि हाउ हैव दे ऑब्टेन। लेकिन फिर भी अब इसको सिंबल्स के हिसाब से देखें तो ये है ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स, ये क्या है, ये सिंपल स्विच है, ये सिंबल है ट्रांसफार्मर का। और ट्रांसफॉर्मर आपको याद होगा स्टेप डाउन और स्टेप अप भी दिखा सकते हैं आप, तो ऐसे भी दिखाते हैं। इसके अंदर आपको नजर आ रहा है देयर आर मोर टर्न्स, और इसके अंदर नजर आ रहा है लेस टर्न्स, तो ये है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अगर आप इस तरह से दिखाएं कि यहाँ पे मोर लेस टर्न्स दिखा दें, यहाँ पे मोर टर्न्स दिखा दें, तो ये क्या होगा, ये होगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो ये भी अवेलेबल हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ आ जाए आप तो आपको नजर आ रहा है इक्वल टर्न्स है, तो ये वाला इक्वल ट्रांसफॉर्मर है, ये वाला ना स्टेप अप है ना स्टेप डाउन है, जिसे हम कहते हैं सेंटर टैप ट्रांसफॉर्म। ये आपको मतलब पता हो, काफी है, याद करने की जरूरत नहीं। फिर आपको डायोड्स D1 D2 D3 D4 सर्किट में नजर आ रहे हैं, और सिर्फ आउटपुट। तो क्वेश्चन कभी ये नहीं कहेगा आपसे कि आप मुझे ये रेक्टिफायर सर्किट बना दो, कभी भी नहीं कहेगा। तो यू डोंट हैव टू ड्रॉ दिस, वो ये बना के देगा। और इससे आपसे ये जरूर पूछेगा कि कब डायोड्स का कौन सा टर्मिनल यूज हो रहा है फॉर D1 D2 या D3 D4। तो बस आपको इतनी सी बात पता होनी चाहिए। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? नहीं सर। गुड, हम ये आ जाए। ये उसी को कंप्लीट किया हुआ आपने, तो उसी फिगर आपको नजर आ रही है कि अब जो पैसेज है वो क्या है, वो बता रहे हैं। अच्छा, फिर एक टर्म है जो बुक में आपको नजर आ जाएगी, सिलेबस में वैसे तो ऐसा यूज नहीं होती, लेकिन पता होनी चाहिए, दैट इज अ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस को हम कहते हैं जो किसी भी तरह की फिजिकल क्वांटिटी, जैसे प्रेशर है, ब्राइटनेस है, लाइट है, साउंड है, या म्यूजिक है, कोई भी ऐसी चीज है, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहता हूँ कि यहाँ आप एक एग्जांपल देखें, ये एक ट्रांसड्यूसर है। क्या मतलब है, ट्रांसड्यूसर ने क्या किया, ट्रांसड्यूसर ने साउंड एनर्जी ली, ठीक है, और साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बढ़ा चढ़ा के, उसको इंक्रीज करके, और डिलीवर कर दिया आउटपुट के ऊपर। तो बेसिकली जो माइक आपने यूज किया है, या जिसके थ्रू मैं आपसे बातें कर रहा हूँ या आप मुझसे बातें कर रहे हैं, ये एक ट्रांसड्यूसर है, इनपुट ट्रांसड्यूसर है। इनपुट ट्रांसड्यूसर कैसे है कि माइक का काम ये था कि माइक हमारी वॉइस साउंड को एब्जॉर्ब करता, दैट वाज अ फिजिकल क्वांटिटी, उसे उसने कन्वर्ट किया फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फिर उस माइक के अंदर जो माइक्रोचिप थी, उसने उस डेटा को प्रोसेस किया कि कौन कहने वाला क्या कह रहा है, और उसने उसे रिले बैक किया, रीथ्रो किया, रिफ्लेक्ट किया स्पीकर्स के थ्रू। तो जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरा माइक्रोफोन मेरी आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, और आपको सुना आपका स्पीकर रहा है। तो आप, मेरा जो माइक है वो इनपुट ट्रांसड्यूसर है, बिकॉज इट इज टेकिंग इन साउंड, तो इट टेक्स इन साउंड एंड इट देन कन्वर्ट्स इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी बात ये कि जो आपके पास आउट जो स्पीकर होता है, माइक की बात हो गई, जो स्पीकर है वो एक आउटपुट ट्रांसड्यूसर है। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज स्पीकर क्या कर रहा है, स्पीकर बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, जो कि साउंड ने जनरेट करके उसे दिया था, एक नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आपको डिलीवर करके दे रहा है। तो माइक इनपुट क्यों कर रहा है, क्योंकि माइक बेसिकली नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इनपुट लेता है और उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, और स्पीकर इलेक्ट्रिकल इनपुट लेता है और उसको नॉन इलेक्ट्रिकल इनपुट में, आउटपुट में कन्वर्ट करता है। डू यू गाइस गेट दिस? यस। बस ये टर्म्स पता होनी चाहिए। फिर है हमारा बेस्ट बेस्ट बड़ी CRO, जिसे आप कहते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बेसिकली दो तरह से इस्तेमाल होता है, एज अ वोल्ट मीटर यूज होता है, या एज अ वेव सिग्नल ऑब्जर्वर यूज होता है। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या कर सकते हैं। तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि अगर आपने कभी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में देखा हो, तो डॉक्टर जिसके ऊपर हार्ट बीट चेक कर रहा होता है ना, वो बेसिकली एक CRO स्क्रीन होती है, जिसके ऊपर पल्स वगैरह नजर आ रही होती है।
तो डॉक्टर्स ये चेक कर रहे होते हैं कि भाई ये जो पल्स हैं, इनमें जो रिदम है वो मतलब 60 सेकंड्स का है, 60 to 90 सेकंड्स का होता है नॉर्मल इंसान का। इसी तरह से ये जो पल्स हैं ये जो है वो सेम लेवल की हैं या नहीं है, डिफरेंट है। ऐसा तो नहीं है कि हार्ट कभी ज्यादा जो है वो पंप करता है ब्लड, कभी कम करता है, इसका मतलब है हार्ट में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। तो ये सारी चीजें डिटेक्ट कर रहा होता है, यानी कि वेव देख के काफी सारे अंदाजा लगा रहा होता है। तो अब आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि सीआरओ क्या करता है, वो मैंने आपको बता दिया। आपको इसके अलावा बस एक और बात पता होनी चाहिए कि सीआरओ बेसिकली वर्क इस तरह से करता है कि हमारे पास यहाँ जिसे कैथोड कह रहे हैं ना, यहाँ पे एक टंगस्टन फिलामेंट होता है, और दैट इमिट्स इलेक्ट्रॉन, वो करता है इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है। क्यों इमिट करता है? बिकॉज टंगस्टन फिलामेंट एक मेटल फिलामेंट होता है, मेटल्स में आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके साथ थोड़ा सा खतरनाक काम करते हैं। हम 1 मिनट देना, आसान होगी। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे एमिट होते हैं। तो हम कहते हैं कि हम हाई वोल्टेज के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। तो बैटरी जो है ना, सिंस इट इज एन इलेक्ट्रॉन पंप, तो वो क्या करता है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्पीड से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मूव कराना चाहता है, बहुत स्पीड से। तो उससे होता ये है कि फिलामेंट के रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इट एक्चुअली डजंट अलाउ देम टू मूव फ्रीली। तो इलेक्ट्रॉन्स बजाय इसमें मूव करने के, इससे बाहर इमिट होना शुरू हो जाते हैं, बाहर निकलना शुरू हो जाता है। So there are two things happening. So first is electrons are emitted through tungsten filament. How is that so? By connection with a battery. That's one of the things. The other thing is, since it is a high voltage battery, it pumps in electrons at a higher speed, but due to higher resistance of the filament, they are not emitted. They are emitted, they don't travel through the filament, they are emitted out of the filament. उसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, बिकॉज वो बहुत स्पीड से उनको प्लग इन करना शुरू हो जाता है। इट्स लाइक कि अगर हम एक ऐसी जगह पे चल रहे हो, आपको समझाने के लिए मैं कहता हूँ, जहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, और हमें कोई कहे भागो उस जगह पे, यानी कि चीजें पत्थर पड़े हुए हैं उधर, रश है और हम भाग रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम एक ऐसे ट्रैक पे भागने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए फ्रेंडली नहीं है, जहाँ पे कचरा है, जहाँ पे पत्थर है, जहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो हम गिरेंगे। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का गिरना आप अज्यूम कर लें कि वो बाहर निकल। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्ड आयोनिक इमिशन। थर्ड मीन्स हीट, आयोनिक मीन्स चार्ज्ड, इमिशन मतलब इमिट होना। तो हीटेड आयंस का इमिशन एक्चुअली हैपेंस हियर। तो हीटेड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हाई वोल्टेज करंट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो फिलामेंट गेट्स हॉट। तो जो आपने टोस्टर देखा होगा ना, जिसमें आप ब्रेड जो है वो अपना टोस्ट करते हो, तो ब्रेड जो टोस्ट करते हो तो आपने देखा होगा उसमें रेड कलर के जो है ना वो इंफ्रारेड वेव्स जनरेट हो रही होती हैं, हल्का हल्का सा, वो टोस्टर को बेक कर रहे होते हैं। या इलेक्ट्रिकल ओवन में भी हो रहा होता है, या इलेक्ट्रिकल हीटर में भी, या हेयर ड्रायर में भी हो रहा होता है। तो टंगस्टन फिलामेंट भी एग्जैक्टली वही काम करता है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होते हैं, फिर हमारे पास यहाँ पे आगे मतलब हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को हम इन जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर उधर,
उनको हम बिल्कुल सामने अपने एक डायरेक्शन में फोकस कर लें, राइट हियर. तो व्हाट वी डू टू ब्रिंग देम हियर इज we provide a positive charge cylinder right at front of these electrons. तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इधर उधर स्कैटर्ड होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए हम एक पॉजिटिव एनोड लगा देते हैं. So they, it kind of attracts them in a single direction like this. So they form a high speed electron beam. So it appears like a laser at the center of this beam. ये बताओ, ये बात समझ में आती है? यस. अब आ जाते हैं कि इसके बाद इसमें एक्स प्लेट्स और वाई प्लेट्स की बात करें तो वो क्या चीज़ है. तो एक्स प्लेट और वाई प्लेट्स का मतलब ये है कि आप इस बीम को टर्न कर सको एक्स एक्सिस पे. तो दैट मीन्स इट कैन गो इन और इट कैन कम आउट. तो एक्स एक्सिस पे जो आप इसका डिस्प्ले दिखा रहे हो उस पे इस बीम को मूव कर सको आप राइट और लेफ्ट, और वाई एक्सिस पे जो इसका डिस्प्ले है यहाँ पे आप उसको मूव कर सको. तो वो प्लेट्स हैं वो कंट्रोल करते हैं इसको. ये बस इतनी सी बात है. तो ये सब यहाँ लिखा हुआ भी है तो आपको नजर भी आ जाएगा. और हाई वोल्टेज ये बेसिकली डिस्प्ले होता है, ये होता है सीआर एक्चुअली. तो अब आपको इसमें सब चीजें नजर आ जाएंगी कि आपको एक वेव बनती हुई नजर आ रही है. आप इस वेव के बॉक्सेस काउंट कर सकते हो कि वाई डिवीजन पे 1 बॉक्स है, 2 बॉक्स है और 3 बॉक्स है, तो कितने वोल्टेजेस होंगे. और अगर यहाँ से शुरू करें यहाँ तक जाएं तो कितना टाइम पीरियड होगा. तो एक्चुअली ये सारा वेव का काम आपने किया हुआ है. आपने ये इक्विपमेंट पहली दफा देखा है. बाकी आपको पता है वेव में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता था, वेलोसिटी निकाल लेते थे आप, और इसके साथ साथ आप टाइम पीरियड क्या कहते हैं ये सब आपको याद आता है. आपने किया हुआ है ये सारा ग्रेड टेंस में एंड ऑल. तो बस आपको वेव तो पढ़नी पढ़नी है, पढ़ चुके हैं आप. आपको डिवाइस के बारे में थोड़ी सी नोहा होनी चाहिए थी कि वो किस किस तरह से एक्स गेन और वाई गेन या एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की चीजें पता होनी चाहिए. वाई गेन बेसिकली वाई कंट्रोल को कहते हैं, वाई एक्सेस जो कि वोल्टेजेस में मेजर करते हैं हम इसका. और एक्स एक्सेस बेसिकली टाइम बेस्ड होता है, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ अ वेव, हाउ मच सेकेंड्स अ वेव टेक्स टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, दैट्स टाइम पीरियड. ये चीजें पता होनी चाहिए. तो आपको ये यहाँ पे नजर आ जाएंगी सारी चीजें. आई थिंक मैं ये आपको भेज भी चुका हूँ. ये सारा डिस्कशन अब आपके सिलेबस में नहीं है तो ये आपको नहीं करना है, ये मैं डिलीट करके भेजूंगा. लेकिन वहां तक की सारी बातें आपने करनी. तो फिलहाल हम यहाँ तक रखते हैं. यू गाइस गो थ्रू इट. और फिर इंशाल्लाह ताला हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि हम इसके क्वेश्चंस कर लें और साथ में ही हम एटॉमिक फिजिक्स शुरू करें. ठीक है बेटा. ओके सर.